हाय। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक जीएसटी की केस लॉज। केस लॉज इज रिलेटिंग टू द रिफंड डिस्प्यूट बिटवीन द रोहन कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के समरी। तो इस समरी में मुझे आपको बताना है कि जो जीएसटी का रिफंड था वो किसके रिगार्डिंग था और उसमें डिस्प्यूट क्या चल रहा था। बट यहाँ पे ऐसा है कि मैंने सिर्फ केस लॉज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इसके बाद जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ फैक्ट वही है। बट जो भी नाम है केस लॉज के वो मतलब जिसमें भी यहाँ पे केस लॉज की जिसकी भी कि जिस कंपनी के रिलेटेड है केस लॉज उनके नाम मैंने चेंज कर दिए। ठीक है। सिर्फ आपको जीएसटी का केस लॉज का जो रेफरेंस है यहाँ पे मैंने ओरिजिनल रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी का सिर्फ हमें इसमें डिसीजन क्या है वो अंडरस्टैंड करना है। जो भी कंपनी का नाम है जो भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट है पिटिशनर है जिसने भी रिट फाइल किया है उसके मैंने नाम क्या कर दिया है चेंज कर दिए। सिर्फ हमें डिसीजन समझना है। तो चलो विदाउट एनी टाइम ये एजुकेशनल पर्पज ही है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द कि हाँ भाई जीएसटी में डिस्प्यूट का जो रिफंड का डिस्प्यूट हुआ था उसका हाईकोर्ट डिसीजन क्या देता है। इस शीट पे हम लेके आते आपको इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्चुअली इस इंट्रोडक्शन में करना क्या है मतलब देखना क्या है। तो देखिए केस लॉज तो बहुत 69 पेजेस का है ये बहुत बड़ा केस लॉज है। बट मैंने ट्राई किया कि वो इसको फिट करेंगे हम या 4 से 5 स्लाइड्स में। बट वो भी नहीं हुआ है वो 8 स्लाइड में फिट हुआ है बट फिर भी विल सी द मेन कंटेंट्स ऑफ दिस केस लॉज की क्या कहना चाहता है। तो पहली चीज है कि दिस केस इज अ रेट पिटिशन। करेक्ट। सो रेट पिटिशन थी फाइल बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट बाय द मेसेस एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अ रियल एस्टेट कंपनी मतलब जिसने भी ये रेट पिटिशन फाइल किया था अगेंस्ट। क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनको क्या किया था मैंने पहले ही आपको बताया था कि रिफंड है ना डिपार्टमेंट ने रिफंड डिनाई किया था उनका। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था कुछ रिट पिटिशन। अभी रिट पिटिशन कैसे फाइल होती है क्या फाइल होती है दैट इज द डिफरेंट मैटर। बट हमें यहाँ पे डिसीजन समझना है। ठीक है कि रियल एस्टेट कंपनी है। दूसरी चीज यहाँ पे एक्सेट इशू क्या था। तो इशू ये था कि रिजेक्शन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया बट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट हैज रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम अमाउंटिंग रुपीज देखिए अमाउंटिंग रुपीज टू ओवर द 14 करोड़ 14.32 करोड़ 14.32 करोड़ का रिफंड क्या कर दिया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई लड़ेगा ही ना वो कोर्ट हाई कोर्ट तक जाएगा ना डेफिनेटली वो गए। बट वो रिलेटेड किस में था तो परचेस ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल फ्रॉम अ लिक्विडेटर। फ्रॉम अ लिक्विडेटर बोला। अबे लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है तो बट ऑब्वियस है कि जिस कंपनी लिक्विडेट होती है मतलब जिस कंपनी को बंद करना होता है वो लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। और उनके सब जो भी है एसेट बाइंग सॉरी सेलिंग का जो जो भी काम देखता है वो कौन देखता है लिक्विडेटर देखता है। तो इस एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया ने इनसे क्या कर लिया था परचेस कर लिया था एक मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल परचेस किया था और लिक्विडेटर से परचेस किया था। और उसमें 14.3 करोड़ का जो जीएसटी का रिफंड था वो डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। आगे द मेन क्वेश्चन यहां पे क्या आ गया अभी फिर वॉज जीएसटी रॉन्गली चार्ज ऑन द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। करेक्ट। रिजेक्शन तो बात की बात है क्योंकि रिफंड रिजेक्ट करने का रीजन हमें चाहिए। तो यहां पे डिपार्टमेंट का रीजन ये था कि वाई वी आर रिजेक्टिंग द क्लेम। तो डिपार्टमेंट सीधा कहता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो वही वो क्वेश्चन है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल करता हूं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है क्या। इसके ऊपर पहले वो क्वेश्चन था। तो चलो आगे देखते। तो मैंने इंट्रोडक्शन अभी अभी सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करवा लिया कि हाँ भाई एग्जैक्टली हमारे दिमाग में आ गया कि एग्जैक्टली झगड़ा किसका चल रहा है। तो देखिए एक बार इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड होने के बाद एक बार बैकग्राउंड भी समझते हैं कि हर किसका क्या क्या बैकग्राउंड था। तो बैकग्राउंड ये है कि मेसर्स एक्स कॉर्पोरेशन ब्रॉट एन अंडर कंस्ट्रक्शन बॉट बॉट अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल फ्रॉम द रोज शॉपिंग सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी। तो एक रोज शॉपिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है वो इंसॉल्वेंसी हो चुकी है तो उसको लिक्विडेट करना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया है एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। किसने रोज शॉपिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने।
तो उनकी एक प्रॉपर्टी थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में मॉल था, तो वो परचेस किया। किसने परचेस किया? मिसेस एक्स कॉरपोरेशन ने, कि जिसका झगड़ा चल रहा है हाई कोर्ट के साथ। दूसरी बात, द ट्रांजैक्शन वाज मेड थ्रू एन ई ऑक्शन सुपरवाइज्ड बाय द लिक्विडेटर ऑफ रोज शॉपिंग सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि वो जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर किसका बोला था मैंने आपको पहले? रोज का बोला था, वो रोज का ही है, करेक्ट। तो उसने क्या किया है कि ये ऑक्शन में दिया था, और ई ऑक्शन था, इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन था, तो उसमें इन्होंने परचेस किया था एक्स ने, एक्स कॉर्पोरेशन ने। द बायर, बायर का मतलब कौन? एक्स कॉर्पोरेशन। बायर का मतलब यहां पे कौन है? एक्स कॉर्पोरेशन, एक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो रियल एस्टेट कंपनी है। पेड जीएसटी अंडर द प्रोटेस्ट। अभी ये प्रोटेस्ट जीएसटी अभी नहीं होता, बट पहले होता था। बट अभी क्या किया था इन्होंने, मतलब ये केस लॉ भी काफी पुरानी है, तो उन्होंने जीएसटी पहले ही पे कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये आ भी सकता है ट्रांजैक्शन, नहीं भी आ सकता है। जीएसटी के दायरे में ये ट्रांजैक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट उन्होंने सेफर मोड साइड, उन्होंने वो जो 14.3 करोड़ का जीएसटी था वो गवर्नमेंट को क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। Later claimed a refund and arguing that it was pure sale of immovable property and not taxable as a supply. तो उन्होंने पहले जीएसटी भर दिया था, बट वो बाद में कहते कि वो ट्रांजैक्शन जीएसटी का है ही नहीं है, तो टैक्सेबिलिटी की सवाल आता ही नहीं है। तो यहां तक तो था, हमने इंट्रोडक्शन करवा लिया, यहां तक हमने बैकग्राउंड देख लिया कि दोनों कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। तो अभी आते हैं कि एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे होता है नहीं है वो एक्चुअल करना नहीं है हमें, बट आर्ग्यूमेंट में कौन से पॉइंट कवर हुए थे। पहले तो बहुत सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, फिर भी मैं एलोबरेट करके बताता हूं। तो पहला पॉइंट यहां पे आ गया था कि नो सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स। यहां पे सप्लाई है ही नहीं है, क्योंकि मैंने अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी बेचा तो सप्लाई है ही नहीं है। बट नॉर्मली कैसे है ना, कुछ क्लॉजेस में लिखा हुआ है, बट वो क्लॉज अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे। एज पर द सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी अप्लाइज ओनली टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस पे अप्लाई है? कि जहां पे हम गुड्स को बेचते हैं, सप्लाई को बेचते हैं, सॉरी सर्विस को बेचते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, वेदर आपको कंसिडरेशन मिला नहीं मिला डिपेंड करता है। ये कहता है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है कि वो सप्लाई है, करेक्ट। बट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट कवर्ड, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 7 में। स्पेसिफिकली एक सेक्शन है, उसमें सब क्लॉज है, उसमें लिखा गया है कि लैंड और बिल्डिंग आप बेचते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। बट यहां पर लैंड और बिल्डिंग तो चल रही है, बट अंडर कंस्ट्रक्टेड चल रही, इसलिए क्वेश्चन मार्क रहा है। क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? यहां पे डायरेक्टली लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, बट वो बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करेक्ट। इसका प्रॉब्लमेटिक है। प्योर लैंड होता, प्योर बिल्डिंग होती जो बनी बनाई है, जाके रहो, जाके बिजनेस स्टार्ट करो, ये सवाल ही नहीं आता। बट सवाल क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आगे दूसरा पॉइंट, शेड्यूल 3 एग्जम्पशन। शेड्यूल 3 मतलब उसी में 7 सबसेक्शन 7 इटसेल्फ गिविंग सम शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 देता है, शेड्यूल 2 देता है, शेड्यूल 3 देता है। तो उसमें से शेड्यूल 3 वो खुद कहता है द ट्रांजैक्शन फॉल अंडर द शेड्यूल 3 विच एक्सक्लूड्स सेल और लैंड बिल्डिंग फ्रॉम द जीएसटी। मतलब ऊपर जो लिखा था कि मैंने कहा था ना सेक्शन 7 आपको बताता है खुद की लैंड और बिल्डिंग को बेचना जीएसटी में नहीं आता, तो ये बताता है। शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सपोज आप सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग करते हो तो उसमें कुछ भी जीएसटी नहीं आता, क्योंकि वो सेल नहीं है और सप्लाई भी नहीं है। तीसरा पॉइंट, नो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि यहां पे देखिए क्या लिखा है। There was no construction activity done after the agreement. Hence, the Schedule 2 of paragraph 5B construction services does not apply. अभी आप कहोगे कि इतना क्यों बता रहा? अरे वेट कुछ नहीं है, सिंपल सा सेक्शन 5B में क्या लिखा है, पहले मैं आपको ओरली बता देता हूं। सेक्शन वो जो पैराग्राफ 5B शेड्यूल 2 का लिखा है ना, उसमें लिखा है कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन करते हो, उसमें सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई बिल्डर है। देखिए बिल्डर फ्लैट बनने के बाद बेचता है तो जीएसटी नहीं आता, बट बनने से पहले ही बुकिंग लेता है तो उसके ऊपर जीएसटी, क्योंकि वो आपको सर्विस देता है कंस्ट्रक्शन की। बट उसमें क्या होता है ना, बिल्डर और आपके साथ एक अग्रीमेंट होता है कि भाई ये मेरा बुकिंग अमाउंट है, आपने अग्रीमेंट कर लिया है कि मेरा घर आप उस तारीख तक कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो, करेक्ट।
तब जाके मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूं, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी चार्ज करता है, क्योंकि वहां पे आप कंस्ट्रक्शन की सप्लाई दे रहे हो, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो। बट यहां पे क्या हो गया था कि अरे भाई कंपनी ने ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है, करेक्ट, लिक्विडेटर वो अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एज अ बेच रहा है तीसरे आदमी को, उसके साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था कंस्ट्रक्शन का। सेल का एग्रीमेंट होगा बट कंस्ट्रक्शन का अग्रीमेंट नहीं हुआ था एक्स कॉरपोरेशन के साथ, तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये 5B का इंप्लाई करने के लिए, इंप्लीकेशन देने के लिए दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, पेड जीएसटी अंडर द प्रोटेस्ट, मतलब बायर ने कुछ उसके दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है नहीं, इसलिए उसने क्या किया, सेफर साइड पे उसने जीएसटी भर दिया था, अभी वो डिमांड कर रहा है। पांचवा पॉइंट क्या है, रिलाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट, मतलब ये जो जजमेंट देते वक्त हमने दो जजमेंट पे और क्या किया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन मतलब पास करते वक्त इसका भी बहुत कुछ सोचा है। तो ये दो जजमेंट कौन से थे, लार्सन एंड टूर्बो 2014 एंड मंजूजाल मनीषा भाई भट्ट 2022 clarify that the GST applies only on the construction happens after the buyer and builder agreement। अभी जो पहला केस था एलएनटी का जो 2014 का था, वहां पे सर्विस टैक्स था, क्योंकि 2017 के बाद जीएसटी आ गया, तो उसमें भी वही लिखा गया था कि ऐसा कुछ अग्रीमेंट हो तभी वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। और 22 में तो ये केस अपना जीएसटी का ही है, तो जब वहां पे अग्रीमेंट होगा तभी क्या होगा, आपके बीच में अग्रीमेंट होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, तब तक सप्लाई ऑफ सर्विस का नाम ही नहीं आता यहां पे, और इस सिचुएशन में तो है ही नहीं है, करेक्ट। तो इसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी तो सोचेगी ना 14.3 करोड़ हार्ट से जा रहा है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इसके बाद में क्या देता है, ये तो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। इनकम टैक्स अथॉरिटी, सॉरी इनकम टैक्स ने जीएसटी अथॉरिटी का क्या स्टैंड था वो देखते हैं आगे। हाय, तो अभी देखिए कि टैक्स अथॉरिटी के 3 पॉइंट यहां पे लिखे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिखा है आपके सामने दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या दिखता है कि इन टैक्स अथॉरिटी क्या स्टैंड करती है कि भाई वो जो है ट्रांजैक्शन वो 5B ऑफ शेड्यूल 2 में फिट होता है। तो मैं 5B आपको पहले ही समझा चुका हूं और अब भी वापस लिखता हूं, यहां पे देखिए क्या लिखा है, द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो या बिल्डिंग हो या सिविल स्ट्रक्चर हो या पार्ट देयर ऑफ कुछ भी हो, करेक्ट, including a complex and the building intended to a sale to a buyer wholly or partly, आधा बेचो या पूरा बेचो doesn't matter, except where the entire consideration has been received after the issuance of completion of certificate, मतलब completion हो चुका है फिर आपको बेचा जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट लिखा है ना, कंप्लीशन हो चुका है देन बेचा जा रहा है तो सवाल ही नहीं आता, बट उसके बिफोर कंप्लीशन नहीं हुआ है और आप बुकिंग अमाउंट देते हो फिर आप देते रहे हो तो ये दे रहे अमाउंट, तो आप सर्विस ले रहे हो बिल्डर से, वेयर द रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर द फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब कोई जो पहले रहने आए या सर्टिफिकेट दे, विच एवर इज अर्लियर इज क्लासिफाइड एज ए सर्विसेज। तो इसका मतलब सीधा बताता है कि घर पूरा कंप्लीट होने से पहले जब आप बुकिंग अमाउंट देते हो, कुछ भी अमाउंट देते हो, तो उसको ऊपर जीएसटी लगेगा। बट एक बार घर मतलब कंप्लीट हो चुका है, या तो सर्टिफिकेट दिया है या तो सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बट जिसका घर है वो रहने के लिए आ चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि रेडी टू पजेस, रेडी फॉर पोजीशन, मतलब इमीडिएटली रेडी है, पैसा दो और घर इमीडिएटली रहने के लिए आ जाओ, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बट पैसा दो आपको हम 1 साल बाद घर देते हैं, तो वो होता है सर्विस, तो ये लिखा है। तो 3, हेंस द रिफंड वाज डिनाइड, तो ये पैराग्राफ पढ़ के उन्होंने कहा है कि भाई वो जो आपने ट्रांजैक्शन किया है अंडर कंस्ट्रक्शन जो मॉल बेचा है वो प्योरली इस ए फिट होता है, क्योंकि ना उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है ना उसका कंप्लीशन हुआ है, ना वहां पे कोई रहने के लिए आ सकता है, ना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो, दूसरी चीज ना उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है। 3 चीजें होती है यहां पे, ना ही कोई रहने के लिए आया है, ना ही कोई सर्टिफिकेट है, ना ही कोई आपका कंप्लीशन है, करेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये इस दायरे में आता है। ऐसा डिपार्टमेंट का स्टैंड था, बट डिपार्टमेंट का स्टैंड गलत हुआ है यहां पे, हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट का स्टैंड गलत दिया है, वो अगले पेज पे देखते हैं। सी अभी इतना सारा डिस्कशन करने के बाद कुछ तो एनालिसिस होना चाहिए, तो वो एनालिसिस है क्या,
तो पहला वाला एनालिसिस क्या बताता है आपको कि हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। इतना सारा देखने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 69 पेजेस का ये था, ऑर्डर था, करेक्ट। उसमें बहुत कुछ लिखा है, बट मैंने जितना होता है उतना आपको देने की कोशिश की है, करेक्ट। तो हाईकोर्ट के फाइंडिंग्स आपको यह बताते हैं कि देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड आफ्टर एग्रीमेंट। उसमें एग्रीमेंट था ही नहीं, लिक्विडेटर के बीच में या उस कंपनी के बीच में और एक्स में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था कि मुझे वो मॉल कंस्ट्रक्ट करके दीजिए। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। उन्होंने डायरेक्टली वो देखा है और जैसा दिखता है वैसा का वैसा प्रॉपर्टी लिया है। वहां पे कोई भी पहले एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि 5B अप्लाई करने के लिए पहले आपके पास दोनों में अग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज, द सेल वॉज इसेंशियली अ सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे अग्रीमेंट नहीं था तो हमने डायरेक्टली लैंड और बिल्डिंग ही बाय किया हुआ है, इवन दो वो अंडर कंस्ट्रक्टर हो तो भी। फॉलोइंग अंडर द शेड्यूल 3 विच इज नॉट सब्जेक्ट टू द जीएसटी, वो शेड्यूल 3 में नहीं आता है, सॉरी वो शेड्यूल 3 में फॉल होता है, 2 में नहीं आता है, इसलिए वो सप्लाई नहीं होगा। फिर आता है कि डिपार्टमेंट नॉट अप्लाइड प्रॉपरली एंट्री नंबर 5B ऑफ शेड्यूल 2। तो 3 फाइंडिंग दिया है उन्होंने। पहली चीज यहां पे अग्रीमेंट नहीं था, दूसरी ये 3 में आता है क्योंकि लैंड और बिल्डिंग डायरेक्टली बेचा तो जीएसटी नहीं आता, तीसरी 5B में आ सकता था बट वहां पे अग्रीमेंट होना जरूरी था, करेक्ट। आगे फिर उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या आया था, मतलब फाइनल इन शॉर्ट क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ, द कोर्ट क्वैश द रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप रिफंड दे दो। उनका रिफंड जो लगाया हुआ था, आपने लटकाया हुआ था, आपने भाई वो अभी क्वैश कर दो। वो जो आपने ऑर्डर था ना, वो उनको फटाफट जल्दी जल्दी रिफंड क्लियर कर दो। ये देखो लिखा गया है नीचे, डायरेक्ट दैट, मतलब हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया टैक्स अथॉरिटी को टू सैंक्शन द रिफंड अलोंग विद द इंटरेस्ट। मतलब जिस दिन से आपने उनका रिफंड क्लेम करने का सोचा था बट नहीं दिया था, उस टाइम से तो आज तक का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये था फाइनल वर्डिक्ट, मतलब डिसीजन पास हुआ। फिर फाइनली कंक्लूजन क्या आ गया, तो इसमें कंक्लूजन, करेक्ट। सो कंक्लूजन आ गया कि दिस केस इज अ की प्रेसिडेंट ऑन द जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इन द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, especially where the sale of under construction property occurs without ongoing construction services। ongoing construction services मतलब वहां पे कोई अग्रीमेंट होता तो बात थी, अच्छी थी, नहीं होता तो नहीं हो सकता था, करेक्ट। तो यहां तक देखिए हमने कर लिया, फाइनल तक आ चुके केस लॉ के, करेक्ट। और it reinforces the distinction between the supply of services and supply of sale of immovable property अंडर द जीएसटी रेजिम। मतलब यहाँ पे स्पेशली आपको बताया गया कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का डिस्टिंक्शन ये केस लॉज आपको प्रोवाइड करती है। तो फाइनली थैंक यू। देखिए मैंने आपको एक केस लॉज बता दिया था, इसका डिसीजन पास हुआ था, रिसेंटली पास हुआ है कि इसके ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता है। ऐसे ही कुछ मजेदार केस लॉज आपके पास हम लेके आते हैं, एक 10 या 15 मिनट में आपको पूरा पूरा समझाना चाहते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बिकॉज ऑफ इट इज वैल्यूएबल टू अस।